नमस्कार दोस्तों, संभवी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में अंशुल सोनी मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। हमने अभी रक्त परिसंचरण तंत्र के पार्ट ए को कंप्लीट कर लिया है और रक्त परिसंचरण तंत्र के पार्ट बी को भी कंप्लीट करते हुए अब हम पार्ट 3 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये वीडियो हमारा पार्ट 3 का भाग है। हम बहुत से गवर्नमेंट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जैसे एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल और आरआरबी जैसे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए साइंस की सीरीज़ को चला रहे हैं, जिसमें बायो के इम्पोर्टेंट टॉपिक के हम ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर रहे हैं। आज ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का और इससे पहले हम कोशिका के टॉपिक को सॉल्व कर चुके हैं, पूरी तरह से उसके ऑब्जेक्टिव को हम लगा चुके हैं। पोषण के जो भी ऑब्जेक्टिव थे उसको हम लगा चुके हैं। ब्लड से संबंधित जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थे हमने उन्हें सॉल्व कर लिया है और अब हम अपने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के तीसरे पार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए हम अपने प्रश्नों को हल करते हैं। पिछली क्लासेस में हम बहुत सारे प्रश्नों को हल कर चुके थे। ये प्रश्न जो है हो चुके थे। इतने प्रश्नों को हमने हल कर लिया था, काफ़ी डायग्राम की मदद से हमने इन्हें हल किया। काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स हमने इसमें देखे थे और हर एक ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने इसमें चर्चा की है। ये हमारा आखिरी प्रश्न था जिसके बारे में हमने चर्चा की थी और इसके बाद से हमें आगे के प्रश्नों को हल करना था। ये आगे के प्रश्न हैं, आज से हम शुरू कर रहे हैं। आज की हमारी इस सीरीज़ का पहले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हृदय की धड़कन के लिए औसत सामान्य दर क्या है? बड़ा बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न है ये कि आखिरकार हृदय की जो धड़कन होती है उसके लिए सामान्य दर क्या होती है? क्या ये 50 से 60 बार हो सकता है? ऑप्शन ए पर हम चर्चा करते हैं कि क्या ये 50 से 60 बार हो सकता है? नहीं। यदि मान लीजिए 50-60 बार से कम हो जाए, मतलब 60 बार से भी कम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। इसे हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। और उसके बाद में ये जो सामान्य दर ली, यदि ये 90 100 बार से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम कहते हैं टैचिकार्डिया। ये दोनों टर्म्स जो है ये उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो प्रश्न का आंसर है वो है ये 72 बार इसका सही आंसर है। ये 72 बार जो है इसका सही आंसर है, ठीक है? और 120 से अधिक इससे इसके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी है। हृदय जो धड़कता है वो, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो स्वस्थ है और स्वस्थ व्यक्ति है और अडल्ट है, तो सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि उसका हृदय जो होता है वो 72 बार लगभग धड़कता है, लगभग 72 बार धड़कता है। और यदि पूछा जाए कि एक धड़कन के पूरा होने में कितना समय लगता है, तो लगभग 0.8 सेकंड का समय लगता है। लगभग 0.8 सेकंड का समय लगेगा। आगे के प्रश्नों को हम हल करते हैं। आगे के प्रश्न है हमारे, हृदय का वह भाग जो अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। हृदय का वह भाग जो अशुद्ध रक्त को प्राप्त करने का काम करता है। तो ऐसा कौन सा भाग है जो अशुद्ध रक्त को प्राप्त करता है? हमने ये देखा था कि हृदय में इंफीरियर वैनकोवा और इंटीरियर वैनकोवा, सुपीरियर वैनकोवा पाए जाते हैं, जो हार्ट में रक्त को लेकर के आने का काम करते हैं। देखिए इमेज में हम यहाँ पर जाते हैं, ये हृदय में, ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर हृदय में रक्त को लेकर के आने का काम कर रहे हैं। और ये हिस्सा भी जो है, ये दोनों ही हिस्से अशुद्ध रक्त को कैरी करते हैं। ये दोनों हिस्से, तो चाहे दाएँ आलिंद की बात की जाए और दायाँ निलय हो जाए, दोनों ही अशुद्ध रक्त को कैरी करने का काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन में केवल और केवल दाएँ आलिंद की चर्चा की गई है। ये यहाँ ऑप्शन में केवल और केवल दाएँ आलिंद की चर्चा की गई है। केवल दाएँ आलिंद की चर्चा की गई है।
चलिए, आगे बढ़ते हैं हम। थोड़ा-सा कुछ ये इंटरप्शन आ गया था, उसकी वजह से हमको थोड़ा-सा रुकना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं हम। हमने यहाँ पर ऑप्शन में देखा कि दायाँ आलिंद ही यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दायाँ आलिंद जो होता है, वो क्या बोलते हैं, अशुद्ध रक्त को कैरी करता है। अशुद्ध रक्त मतलब डीऑक्सीजनेटेड रक्त, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि आखिरकार अशुद्ध रक्त किसे कहा जाता है। हम ये देखते हैं कि अशुद्ध रक्त किसको कहते हैं। ऐसा ब्लड जो CO2 को कैरी करता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। ऑक्सीजन इसमें नहीं पाया जाता। ऐसे ब्लड को हम कहते हैं अशुद्ध रक्त, और इसी का अपोजिट हो जाएगा शुद्ध रक्त में। तो यदि मान लीजिए आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, इस प्रश्न को हम उलट देते हैं, हम इसी प्रश्न को उल्टा कर रहे हैं। यदि इसमें पूछा जाता कि शुद्ध रक्त को कैरी करने वाले चैम्बर कौन से होते हैं, तो फिर प्रश्न का आंसर क्या होता? देखिए यहाँ पर फिर से हम इमेज की तरफ आगे बढ़ेंगे। यदि यहाँ पर पूछा जाता, ऑप्शन में होता, प्रश्न इस तरह से होता कि शुद्ध रक्त को, प्योर ब्लड को कैरी करने वाले चैम्बर कौन से होते हैं, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब बायां आलिंद और बायां निलय उसका आंसर होता। क्यों? क्योंकि यहां से लंग्स से वो ब्लड पूरी तरीके से प्योर होकर के यहां पर आ चुका है, और प्योर होने के बाद वो यहां पर आता है। तो ये दोनों चैम्बर मैंने आपको पहले के सीरीज में भी बताया है, ये दोनों चैम्बर अशुद्ध रक्त को कैरी करने का काम करते हैं, और ये दोनों चैम्बर जो होते हैं वो शुद्ध रक्त को कैरी करने का काम करते हैं, प्योर ब्लड को कैरी करने का काम करते हैं। और ये आपस में मिले ना, इसके लिए बीच में ये सेपरेशन पाया जाता है जो इनको अलग अलग रखने का काम करता है। जिस तरह का प्रश्न आएगा, आपको उसे ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करना होगा। इसका आंसर जो है, अशुद्ध रक्त को कैरी करने वाला, इसका आंसर है दायां आलिंद, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हृदय की मांसपेशी क्या कहलाती है? अभी हमने इसके पार्ट बी में ही इसके बारे में चर्चा की थी। मैंने आपको बताया था कि एक मायोकार्डियम नाम की चीज होती है जो हृदय की मांसपेशी कहलाती है। हार्ट में जो भी मसल पाई जाती है, देखिए, क्या यहाँ पर ऑप्शन में मायोकार्डियम लिखा हुआ है? बिल्कुल, ऑप्शन बी में यहाँ पर मायोकार्डियम लिखा हुआ है। तो जब कभी भी पूछा जाए कि हार्ट की मसल क्या होती है, हार्ट की मसल जो होती है, उसे कहा जाता है मायोकार्डियम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और यदि ये एक ऑप्शन दिया हुआ है एंडोकार्डियम, ये क्या होता है? तो हार्ट के अंदर की जो सबसे भीतरी भित्ति होती है, सबसे अंदर की जो वॉल होती है, उसे एंडोकार्डियम कहा जाता है। चलिए, ये उतना महत्वपूर्ण अभी आपके लिए नहीं है। अभी आप ये हार्ट की मांसपेशियों के बारे में आपसे पूछा गया है, आप ये याद रखिए, इसका सही आंसर है मायोकार्डियम। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। रक्त के किस घटक में सबसे अधिक मात्रा में जल होता है? तो हमने पहले भी देखा इस प्रश्न को। टोटल ब्लड जो होता है, टोटल जो ब्लड होता है, उसमें लगभग लगभग 55% भाग में पाया जाता है प्लाज्मा। 55% भाग में पाया जाता है प्लाज्मा। और बाकी का जो 45% भाग होता है, उसमें ब्लड सेल पाए जाते हैं, जैसे कि आरबीसी पाया जाता है, उसके अलावा डब्ल्यूबीसी यहाँ पर पाया जाता है, और उसके यहाँ पर प्लेटलेट्स वगैरह जो है वो पाई जाती हैं, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। तो 55% भाग में पाया जाता है प्लाज्मा। और ये जो 55% भाग है, इसके भी लगभग 90 से 92%, हम यहाँ पे 92% को मान रहे हैं, लगभग 92% भाग में जल पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। इसके भी 92% भाग में वाटर पाया जाता है। तो यदि ये पूछा जाए कि रक्त के किस घटक में सबसे अधिक मात्रा में जल होता है, तो सही आंसर इसका होगा प्लाज्मा। प्लाज्मा के मैक्सिमम भाग में जल पाया जाता है। ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। डब्ल्यूबीसी सही आंसर नहीं है, डब्ल्यूबीसी संक्रमण से रक्षा करती है। आरबीसी हीमोग्लोबिन को कैरी करता है, ये सारी चीजों को हम देख चुके हैं। प्लेटलेट जो होती हैं, वो ब्लड के क्लॉट को बनाने में मदद करती है। पिछले पार्ट 2 में हम इसको काफी गहराई में चर्चा कर चुके हैं, तो इसलिए अब हम यहाँ पर इसको चर्चा नहीं करेंगे। हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है हमारा, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा डब्ल्यूबीसी रक्त वाहिकाओं की दीवारों से बाहर निकलकर संक्रमण वाली जगह पर जाती है? ये थोड़ा सा प्रश्न जो है ये फैक्चुअल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी। जो भी डब्ल्यूबीसी होती है वो संक्रमण वाली जगह में पहुंचती है और उस संक्रमण को नष्ट करने का जो काम करती है। मतलब रक्त वाहिकाओं की दीवारों से बाहर निकलेगी और जहां कहीं पर भी संक्रमण फैला हुआ है वहां पर पहुंचेगी और उस संक्रमण को खत्म करने का काम जो करती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम एक शब्द में सीधे पढ़ेंगे, ऑप्शन सी यह जो लिखा हुआ है, डायपेडेसिस। उस प्रक्रिया को डायपेडेसिस कहा जाता है। मतलब डब्ल्यूबीसी रक्त वाहिकाओं की दीवारों से निकलेगी और संक्रमण वाली जगह पर जाएगी, उसे हम कहेंगे डायपेडेसिस। फैक्चुअल प्रश्न है पूरी तरह से, ये याद रखने वाला प्रश्न है ये। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ये, वह कौन सा वॉल्व है जो दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में स्थित होता है? देखिए अभी हमने हार्ट के डायग्राम को देखा, लेकिन अभी तक हमने वॉल्व के बारे में चर्चा नहीं की थी। ये प्रश्न जो आया है, हमें यहाँ पर वॉल्व के बारे में भी चर्चा करनी है। हमें फिर से उसी इमेज की तरफ जाना पड़ेगा और उसी इमेज में हमें देखना पड़ेगा कि आखिरकार ये कौन से वॉल्व थे। चलिए इमेज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इमेज यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, मतलब दायां आलिंद और दाएं निलय के बीच में ये एक वॉल्व पाया जा रहा है। देखिए ये यहाँ पर एक वॉल्व का हिस्सा है, ये वॉल्व है यहाँ पर, और इस वॉल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसे कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये देखिए यहाँ पर, क्या यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व कहीं पर लिखा हुआ है? ये देखिए यहाँ पे त्रिकपर्दी वॉल्व यहाँ पर लिखा हुआ है। ये इसका सही आंसर है, त्रिकपर्दी वॉल्व। तो यदि आपसे पूछा जाए कहां पर, तो राइट एट्रियम ये पाया जाता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो कुछ भी पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये देखिए ये यहां पर पाया जा रहा है, इन दोनों के बीच में ये वॉल्व पाया जा रहा है। लेकिन यदि मान लीजिए प्रश्न ऐसा पूछा हो, तो अब ये है क्या, यहाँ पर तीन वो जो है फ्लैप पाए जाते हैं, तीन फ्लैप पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? ताकि जो ब्लड यहां पर से इस वाले चैम्बर पर आए वो वापस ऊपर रिटर्न ना होने पाए, इसके लिए ये वॉल्व जो है पाए जाते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए पूछा जाए प्रश्न, इसी को हम उलट देते हैं, प्रश्न से संबंधित एक और तथ्य को देखते हो, काफी ज्यादा यहाँ पर पेन पेन के निशान हो चुके हैं, कलर चेंज कर देते हैं ताकि अलग कलर से आपको थोड़ा सा दिखाई दे। कलर को चेंज कर देते हैं, कलर हम ले लेते हैं, ये ग्रीन कलर को हम ले ले रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा अलग दिखाई दे। चलिए देखिए, यदि मान लीजिए प्रश्न पूछा जाता कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व पाया जाता है, तो ये दो फ्लैप वाला वॉल्व पाया जाता है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। और साथ ही साथ में देखिए यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये देखिए ये ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसको कहा जाता है बायकस्पिड वॉल्व। मतलब यहाँ पर दो फ्लैप पाए जाते हैं। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि, यदि आपसे पूछा जाए कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व है, तो ये वॉल्व है। लेकिन यदि पूछा जाए लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व है, तो ये वॉल्व है। दोनों वॉल्व के नाम आपको पता होने चाहिए। एक वॉल्व ये दिखाई दे रहा है और एक वॉल्व ये दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा वह हार्मोन जो हृदय गति और रक्तचाप को बढ़ाता है, ये कौन सा हार्मोन होता है? बहुत ही, देखिए ये हार्मोन वाला जब चैप्टर हम करेंगे तब भी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हृदय से संबंधित है ये थोड़ा बहुत, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है।
हमारी जो एड्रीनल ग्लैंड होती है, मतलब जो अधिवक्र ग्रंथि पाई जाती है, हमारी जो एड्रीनल ग्लैंड होती है, मतलब जो अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है, वो एक खास तरह के हार्मोन को रिलीज करती है, जिसे कहते हैं एड्रीनेलिन, या फिर इसे कहा जाता है एपिनेफ्रीन। ये ये जो हार्मोन होता है, ये हार्ट की गति को थोड़ा सा बढ़ाने का काम करता है। जब कभी भी इमरजेंसी हो, और इमरजेंसी की कंडीशन में हम ये देखते हैं कि हमारी हार्ट बीट जो थोड़ी सी बढ़ चुकी है, हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ चुका है, तो ऐसी कंडीशन में उस स्थिति से निपटने के लिए हमें ज्यादा क्या बोलते हैं, एनर्जी की जरूरत होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हृदय गति और रक्तचाप जो है, मतलब ब्लड प्रेशर जो है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और इसको बढ़ाने का काम कौन करता है? तो एड्रीनेलिन और एपिनेफ्रीन ही इसके काम को करते हैं। कहाँ से रिलीज होते हैं? तो हमने देख लिया, अधिवक्र ग्रंथि या फिर जिसे हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, वो इसको रिलीज करने का काम करते हैं। और इन्हें कहा क्या जाता है? ये इससे देखिए, इसे एक नाम से जाना जाता है, बहुत फेमस है ये। इसे कहते हैं लड़ो और उड़ो, या तो लड़ो और भागो, या तो कभी कभी यहां पर भागो भी लिखा हुआ आता है। हार्मोन के नाम से इसे जाना जाता है, लड़ो और उड़ो हार्मोन, या तो लड़ो या भागो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। या तो इसे हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन। ये भी इसका एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आप याद रखिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हार्ट से संबंधित था, इसलिए हमने इस प्रश्न को इंक्लूड किया था। हमने इसमें कितने तथ्यों को देखा? तो एड्रीनेलिन होता है। एड्रीनेलिन कहाँ से रिलीज होता है? तो अधिवक्र ग्रंथि या फिर जिसे हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, वहां से रिलीज होता है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो लड़ो और उड़ो, या फिर कभी कभी लड़ो और भागो हार्मोन भी इसे कहा जाता है। फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी इसे कहा जाता है। क्या काम करता है? तो हृदय की गति को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, और उस इमरजेंसी कंडीशन को डील करने के लिए हमको ये ज़रूरत होती है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा मतलब बढ़ा हुआ होता है उस समय पर, तो इमरजेंसी कंडीशन में रिलीज होता है। सामान्य तौर पर ये रिलीज उतना नहीं होता, इमरजेंसी कंडीशन में ये रिलीज होता है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हृदय चक्र को पूरा होने में लगभग कितना समय लगता है? अभी की सीरीज में ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, पहले के डिस्क्रिप्शन में, जब हमने ये देखा था कि आखिरकार हार्ट हमारा कितनी बार पंप करता है। तो हमने देखा हार्ट हमारा लगभग 72 बार, एक एक मिनट के अंदर 72 बार धड़कता है। तो हमने उसी समय पर यह भी देखा था कि एक धड़कन को पूरा होने में लगभग 0.8 सेकंड का समय लगता है। और ये किसके लिए है? ऐसा व्यक्ति जो स्वस्थ है और वयस्क है। तो ऐसा माना जाता है कि हार्ट जो है वो एक मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। तो उसमें टाइमिंग आती है लगभग 0.8 सेकेंड। अब देखिए, क्या ये 0.5 सेकंड हो सकता है? नहीं, बहुत कम हो जाएगा। 1.2 सेकंड, ये भी नहीं। अब 1 सेकंड में और 0.8 सेकंड में कंफ्यूज मत होइएगा आप। यदि 1 सेकंड का समय होता एक धड़कन को पूरा होने में, तो 1 मिनट में 60 धड़कन ही पूरी होती। लेकिन 1 मिनट में कितनी धड़कन पूरी होती है? 72 धड़कन पूरी होती है। तो उसके लिए 1 सेकंड से कम का समय ही लगेगा, तब जाकर के 72 धड़कनें पूरी होंगी। तो वो समय आएगा लगभग लगभग 0.8 सेकंड। ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वयस्क मानव का हृदय औसतन प्रति मिनट कितना रक्त पंप करता है? जो एक वयस्क मानव होता है उसका हृदय कितना रक्त पंप करता है? तो देखिए, हम इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। लगभग लगभग उनका हृदय जो होता है 5 से 6 लीटर रक्त को पंप करता है। और इसके लिए हमने एक शब्द को भी देखा था, जिसे कहा गया था कार्डियक आउटपुट। हमने कहा था कार्डियक आउटपुट।
कार्डियक आउटपुट क्या होता है? 1 मिनट में हार्ट कितने ब्लड को पंप कर रहा है, उसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। कितना हो रहा है? 5 से 6 लीटर। ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये देखिए, ये कार्डियक आउटपुट लिखा हुआ है। कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। ये बिल्कुल सही आंसर। 10 से 12 लीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3 से 4 लीटर कम हो जाएगा, तो ये इसका सही आंसर नहीं है। और ये ऑप्शन ए यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 से 2 लीटर, ये भी जो है बहुत कम हो जाएगा, ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। सही आंसर होगा लगभग 5 से 6 लीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय की ओर वापस लाती हैं, उनमें दबाव कैसा होता है? देखिए बड़ा ही घुमा के इन्होंने प्रश्न पूछा है, इन्होंने डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछा है। तो पहले आपको प्रश्न को बहुत ही समझदारी से समझना होगा कि आखिरकार ये पूछना क्या चाहते हैं। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय की ओर वापस ला रही हैं। अब हृदय की ओर यदि वापस ला रही हैं तो ये किसकी बात हो रही है? धमनी कहाँ पर काम करती है? हृदय से पूरे ऑर्गन्स में ब्लड को लेकर के जाने का काम करती है, शुद्ध रक्त को फ्लो करने का काम करती है। और यदि हृदय की ओर वापस रक्त आ रहा है तो वो किससे आ रहा होगा? वो आ रहा होगा शिरा से, या फिर जिसे हम कहते हैं वेन। ठीक है, वेन। अब ये पूछ रहा है कि इनडायरेक्ट तौर पर इसने ये पूछा है प्रश्न में कि वेन में मतलब शिरा में दबाव कैसा होता है, मतलब प्रेशर कैसा होता है। तो हमने भी देखा ना कि धमनी में प्रेशर ज्यादा होता है, जो धमनी होगी उसमें प्रेशर कैसा होगा? ज्यादा होगा। जो शिरा होती है जिसे हम वेन कहते हैं, उसमें प्रेशर कैसा होता है? उसमें प्रेशर कम होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस को देखते हैं हम कि आखिरकार क्या ऑप्शन यहाँ पर हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है बहुत ज्यादा, बहुत उच्च, ये नहीं हो सकता। उच्च, ये भी नहीं हो सकता है। बहुत निम्न, हाँ ये इसका सही आंसर प्रश्न के हिसाब से है। और परिवर्तनशील, उच्च और निम्न दोनों, ये भी इसका सही आंसर नहीं है। वो परिवर्तनशील नहीं होता है, निम्न होता है, मतलब लो प्रेशर होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। शिराओं में कैसा प्रेशर होता है? कम प्रेशर होता है। और अभी हमने इसके बारे में एक और चीज देखी थी, ये जो यहाँ पर कम प्रेशर पाया जा रहा है, इसी की वजह से शिरा में क्या पाया जाता था? वहां पर हमने देखा ना, वेन में एक खास चीज पाई जाती थी ताकि ब्लड रिवर्स ना हो जाए। हमने देखा था कि यहाँ पर वॉल्व पाए जाते हैं, और वॉल्व क्या काम करते हैं? ताकि किसी भी तरह से ब्लड में ब्लड का रिवर्स ना हो। ये देखिए, ये हमने देखा, ये एक वॉल्व दिखाई दे रहा है। ये वॉल्व के स्ट्रक्चर को हमने देखा था। वॉल्व क्यों बना था? इसलिए तो बना था कि इसमें प्रेशर जो है वो बहुत कम होता है। ये एक वेन की ही आकृति यहाँ पर बनी हुई है, वेन की ही आकृति यहाँ पर बनी हुई है। तो ये यहाँ पर वॉल्व इसीलिए है ताकि ब्लड रिवर्स ना होने पाए वापस से, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, बहुत निम्न। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हृदय में पेसमेकर का कार्य क्या है? पेसमेकर क्या काम करता है? देखिए अब यहाँ पर इन्होंने प्रश्न में ये नहीं लिखा है कि यहाँ पर नेचुरल पेसमेकर की बात की जा रही है, जिसे हम एस ए नोड कहते हैं, या तो फिर यहाँ पर जो क्या बोलते हैं डिवाइस वाला पेसमेकर होता है उसकी बात की जा रही। सामान्य तौर पर यहाँ पर उन्होंने एक ही शब्द को यूज किया है कि पेसमेकर का क्या काम होता है। और पेसमेकर के बारे में हमने क्या देखा था कि हृदय की गति जब ठीक तरीके से काम ना करे, हृदय ठीक तरीके से ना धड़के, तो उस धड़कन को नॉर्मल करने के लिए पेसमेकर का है काम करता है। अब हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं, क्या ऑप्शन इस तरह का कोई ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है? रक्त को शुद्ध करना, रक्त को शुद्ध करना। तो रक्त को शुद्ध करने का काम किनका था? रक्त को शुद्ध करने का मेन काम जो है किडनी का है, रक्त को शुद्ध करती है ना। और यदि हम उस अलग नजरिए से देखें, अशुद्ध और शुद्ध रक्त वाले नजरिए से देखें, तो फेफड़े में रक्त जाता है, वहां पे ऑक्सीजन मिल करके आती है, तो वो कॉन्सेप्ट अलग है। अभी यहाँ पर केवल उसने प्योरीफाई या फिल्टर करने के बारे में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर किडनी जो है वो करती है। लीवर जो होता है वो भी कुछ टॉक्सिक पदार्थों को अलग करने का काम करता है। लीवर जो है टॉक्सिक पदार्थों को अलग करने का काम करेगा। फेफड़े या फिर जिसे हम कहते हैं लंग्स, वो क्या काम करते हैं? तो ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्स करने का काम करते हैं, ऑक्सीजन को मिक्स करने का काम करते हैं। वो उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं।
तो ऑप्शन ए जो है वो पेसमेकर से संबंधित नहीं है। हम ये देखते हैं हृदय की मांसपेशियों को पोषण प्रदान करना, ये भी बिल्कुल संबंधित नहीं है। हृदय चक्र के लिए विद्युत आवेग उत्पन्न करना, ये लिखा हुआ है। हृदय चक्र के लिए विद्युत आवेग उत्पन्न करना, विद्युत आवेग ये जो शब्द लिखा हुआ है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ये इंपॉर्टेंट है, यही इसका सही आंसर है। ये पेसमेकर क्या काम करता है? ये पेसमेकर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ही जनरेट करने का काम करता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करने का काम करता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। और ये अगला लिखा हुआ है रक्तचाप को नियंत्रित करना, ये भी इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, हृदय चक्र के लिए विद्युत आवेग उत्पन्न करना। चलिए जब हम इस प्रश्न को हल कर रहे हैं तो हम एक डिवाइस वाले पेसमेकर को देख लेते हैं, इमेज में देख लेते हैं कि आखिरकार डिवाइस वाला पेसमेकर कैसा दिखाई देता है। देखिए ये एक इमेज है, और हमने पहले की सीरीज जो है उसमें भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। ये जो आपको एक दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं पेसमेकर। और ये क्या काम कर रहा है? ये देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये डिवाइस आपको दिखाई दे रही है। ये क्या काम करती है? एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को पैदा करने का काम करती है, जो हृदय की गति, हृदय के धड़कन को कंट्रोल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्नों की यह श्रृंखला पसंद आएगी, और इसी तरीके से अभी हम अगली जो सीरीज होगी उसमें नए टॉपिक को लेकर के आएंगे। अलग अलग टॉपिक के बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को और ऑब्जेक्टिव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए संभवी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।